चलिए, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या प्रेजेंट करते हैं? कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दो चीजें शो की जाती है, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। क्या क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनता है, P&L बनता है, कैश फ्लो बनता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है, एंड नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। आपको एग्जाम में नहीं बनाने, आपको एग्जाम में दो ही बनाने होते हैं, ठीक है, बट ये मैंडेटरी है, इतने कंपनीज को बना के पब्लिश करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर या तो अप्रैल से मार्च या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बट कोई भी आपका अकाउंटिंग पीरियड हो 12 महीनों से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ताकि आपका प्रॉफिट सत्य घटनाओं पे आधारित हो, प्रूव हो सके, आपकी असेट एंड लायबिलिटी सही दिखाई दी जाए, लीगल कंप्लाइंस मतलब जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ता है, और आप अपने शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करते हो कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अपना शेड्यूल 3 बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट, दो मेन हेड है, इक्विटी एंड असेट। चलो, अब इक्विटी में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में कौन आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस इन दोनों के अंदर किया, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अप, और उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स हो तो क्या कर देना है, और कॉल्स इन एडवांस को कहां दिखाना है? करंट लायबिलिटी में, ठीक है। फोरफिटेड शेयर्स जो होता है वो शेयर कैपिटल में ही दिखाया जाता है, बट बेसिकली ये तुम्हारे में है नहीं, इसको कट कर दो। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने रिजर्व है, जनरल, कैपिटल, एसपी, डीआरआर, डीईआर एंड P&L अकाउंट, ये सब के सब कहां जाएंगे? रिजर्व्स में। फिर नॉन करंट लाइबिलिटी जिसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कौन कौन आएंगे? डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म लोन, पब्लिक डिपॉजिट। इसमें ध्यान रखना है कि अगर डिबेंचर में ऐसा लिखा है कि भाई नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करना है, तो फिर नॉन करंट नहीं होगा, वो आपको कहां लिखना पड़ेगा? करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि एक ही साल बाकी है। जो एक साल से ज्यादा वाले होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन करंट, और जो एक साल से कम वाले होते हैं उनको कहते हैं हम करंट। तो जिस साल में डिबेंचर का पेमेंट करना होगा उसके एक साल पहले से आप इसको किस में दिखाओगे? तो अगर एग्जाम में ऐसा डिबेंचर लिखा और ब्रैकेट में लिखा हो नेक्स्ट ईयर, तो भूल से भी इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मत लिखना, उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग में लिखना। चलो, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब सिंपली याद रखना है कि कोई भी रिडम्पशन का प्रीमियम हो वो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आएंगे? प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी फंड, पेंशन फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, ठीक है। ये चार फंड के नाम आप याद रखना। चलो, फिर आती है करंट लाइबिलिटी जिसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म वाले लोन। ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? क्रेडिटर एंड बिल्स पेपर। अदर करंट लाइबिलिटी जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम मतलब एडवांस इनकम, कोई अनक्लेम डिविडेंड हो जिसका डिविडेंड का पेमेंट बाकी है, कॉल्स इन एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। सिंपली इसमें तो हमें यही याद रखना है, ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम्स और अनक्लेम डिविडेंड, और एक नया नाम था यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस। इसमें तो सब कुछ आ गया, जो भी इनकम एक्सपेंस है सब आ गए इसके अंदर। प्रोविजंस में दो ही प्रोविजन आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, ये होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। असेट भी बहुत इजी है, फिक्स असेट। फिक्स असेट के अंदर टेंजिबल, टेंजिबल में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, टूल्स, लीज होल्ड असेट। इनटेंजिबल के अंदर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एंड फ्रेंचाइजी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आप कोई असेट बना रहे हो और वो आधी अधूरी है, जैसे बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग आपकी असेट है, लेकिन बिल्डिंग अभी पूरी बनी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं हम? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपने कहां कहां पैसे इन्वेस्ट किए? शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में और म्यूचुअल फंड में। अच्छा, डिबेंचर लिखा हो तो कैसे पता चलेगा असेट है कि लाइबिलिटी? कुछ दिया नहीं, क्योंकि ये तो असेट में भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी है। हाउ टू आइडेंटिफाई? ट्रायल बैलेंस के बैलेंस से पता चल जाता है, डेबिट साइड दिया है तो असेट, क्रेडिट साइड दिया है तो लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, आपने अपने एम्प्लॉइज को कोई लोन दिया है या फिर आपने कोई डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, तो वो भी एडवांस के अंदर जाता है। म्यूचुअल फंड वन काइंड ऑफ शेयर्स जैसे ही होता है, जिसके अंदर आपका पैसा जो है वो अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है, SIP जैसा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कि जैसे आप 200 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 200 रुपए शेयर मार्केट में नहीं जाएंगे, उसमें समझो 10 रुपए इक्विटी में गए, 20 रुपए कंपनी डिबेंचर में इन्वेस्ट करेगी, ऐसे हर अलग अलग सिक्योरिटी के अंदर आपका पैसा डाला जाएगा। ये कम रिस्की होता है क्योंकि पैसा एक जगह पे नहीं होता। दैट इज नोन एज म्यूचुअल फंड, है इन्वेस्टमेंट आपका।
अदर नॉन करंट असेट के अंदर सारी फिक्टिशियस असेट लिखी जाती है, जिसमें डिबेंचर डिस्काउंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ गया, R&D एक्सपेंडिचर आ गया, एक और खर्चा लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये भी किस में जाएगा? अदर नॉन करंट असेट में। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें शेयर्स भी हो सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं। इन्वेंटरी में रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, स्टोर एंड स्पेयर हो सकता है, लूज टूल्स हो सकता है, गुड्स इन ट्रांजिट हो सकता है। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब जो गुड्स अभी तक आया नहीं है, रास्ते में है। ट्रेड रिसीवेबल में दो ही लोग होते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। कैश के अंदर कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कोई चेक एंड ड्राफ्ट वगैरह आपके पास पड़े तो वो भी कंसिडर किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में आपने अपने सप्लायर को जो एडवांस दिया है या किसी को शॉर्ट टर्म लोन दिया हो, लिया नहीं, आपने किसी को दिया हो। अदर करंट असेट में आपके प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब सारे प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम्स, ये सब आपके करंट असेट का पार्ट बन जाएगा। एडवांस टैक्स भी आ जाता है इसके अंदर। डिबेंचर डिस्काउंट यहां से हटा देते, डिबेंचर डिस्काउंट यहां पे आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो इतना आपको टेक्निकल नहीं पूछा जाता, अपने को तो एकदम सिंपल सादे वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, P&L के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे हम? सेल्स रिटर्न। फिर आती है अदर इनकम, अदर इनकम में इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, बैड डेट्स रिटर्न, ठीक है, जिसको रिकवर्ड भी कहते हैं। फिर आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी, उसके बाद एक्सपेंस की लिस्ट बनेगी। कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर अगला हेड होता है एम्प्लॉय बेनिफिट के खर्चे, उसमें एम्प्लॉय को कौन से खर्चे देंगे हम? सैलरी, वेजेस, बोनस या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। फिर फाइनेंस के खर्चे, फाइनेंस के खर्चों में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ओडी। डेप्रिसिएशन में असेट का डेप्री और इनटेंजिबल असेट्स को जो राइट ऑफ किया है, जिसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, होता डेप्री के जैसा ही है। अदर एक्सपेंस में बाकी जो ऊपर नहीं है सारे के सारे अदर में आ जाएंगे, ऑफिस, सेलिंग, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस एटसेट्रा। फिर आपको क्या मिल जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो दो इफेक्ट देनी पड़ेगी, एक इफेक्ट तो यहाँ पे आ जाएगी और दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगी। करंट लाइबिलिटी के हेड में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। दो ही प्रोविजन होते थे वहां पे, एक प्रपोज डिविडेंड का और एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। और जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाता है वो हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में कहा जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। चलो एक नानकड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको खाली इतना बताना है कौन सी चीज कहा जाएगी, अपने उस पर चर्चा कर लेते हैं। फॉर्मेट तो आपको आता ही है बनाना। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? ओके, शेयर कैपिटल कहाँ आता है? शेयर होल्डर फंड में। ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम या COGS लिख लेता हूँ। डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग कहाँ पे आता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। सेल्स, सॉफ्टवेयर, वेजिस, डिबेंचरों का ब्याज, पगार, बैंक का ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, लैंड एंड बिल्डिंग, नॉन करंट असेट में टेंजिबल असेट, ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में, चेंज इन स्टॉक पता है ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो वहां पे ये वाला ओपनिंग उठा के लिख लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर्स, करंट असेट किसमें? करंट असेट में कहां पे? ट्रेड रिसीव। क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है? एडजस्टमेंट है तो दो इफेक्ट देनी पड़ेगी, एक इफेक्ट जाएगा चेंज इन स्टॉक में और दूसरा करंट असेट में चला जाएगा ये इन्वेंटरी में। प्रोविजन कितने परसेंट करना है? तो जो आपने P&L बनाया उसमें जब PBT आएगा उसके बाद ये वाला ट्रीटमेंट होगा। सपोज आपका PBT 10 लाख आया तो अब आप इसके ऊपर 50% कंसीडर करोगे, 5 लाख हुआ, कितना बचा? अब इसकी दूसरी इफेक्ट देनी है, ध्यान रखने का, कहा जाएगा ये? लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो इससे भारी तो सवाल है ही नहीं अपनी बुक में, यही सबसे भारी वाला आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है तुम्हारी बुक का ये, जिसमें दो एडजस्टमेंट दिए, बाकी एडजस्टमेंट ही नहीं पूछते।
और ये तो चलो हमने यहाँ डिफाइन किया ये किस में जाएगा। कई बार तो सीधे सीधे नाम दे देते, फाइनेंस कॉस्ट ये, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ये, उठा उठा के डब्बे में डालना है और कुछ नहीं करना। ये फोकट के 11 मार्क्स है तुम्हारे। बाकी रियल फाइनल अकाउंट कंपनी का क्या होता है ना, वो तुम देखोगे तो पता चलेगा। तुमको कम से कम 1 घंटा 30 मिनट लगे उसको सॉल्व करने में, रियल वाला। ये तो खरेखर मजाक है। हाँ आता है। तुम्हारे में क्या आधा अधूरा ज्ञान बहुत देते थे, थोड़ा थोड़ा देके छोड़ देते। डालना ही था चैप्टर 11 मार्क का वेटेज रखा है तो कम से कम 5-6 एडजस्टमेंट तो रखो अंदर। हाँ ये खरेखर ये सिर्फ इतना बनाने को बोले ना, मैं 5 मार्क से ज्यादा वेटेज ना दूं इसको। खाली डब्बे में अमाउंट डालनी और करना क्या है। इसके भी 11, तो फिर पार्टनरशिप फॉर्म वाला वो कितना लेंथी, बैलेंस ही नहीं हो रहा वो तो। ये ऐसा लगता है कि ये 10 मिनट में निबट जाता है आपका। बोलो इसमें कोई पॉइंट में डाउट? पक्का? फाइनल अकाउंट समाप्त हुआ।